हेलो फ्रेंड्स। तो हम अब आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन पे और ये चैप्टर है चार्ज ऑफ जीएसटी, पेज नंबर 74। टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे हम इस वीडियो में। और पहला क्वेश्चन है, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। जो रिसिपिएंट है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो आपको बताना है कि बताइए क्या जीएसटी लायबल होगा या पर्सन लायबल कौन होगा जीएसटी के लिए। पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी। जो सर्विसेज एक ट्रिब्यूनल प्रोवाइड कर रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को, ट्रिब्यूनल होते हैं वो छोटे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे, जो कि किसी एक्ट में किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए या उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए वो कोर्ट बनाए जाते हैं, उनको ट्रिब्यूनल कहा जाता है। जैसे इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, जीएसटी के लिए ट्रिब्यूनल है, ऐसे ही। तो अगर ऐसे ट्रिब्यूनल अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करे तो किसको जीएसटी पे करना है। अब ये जो क्वेश्चन है वो है आपके कंपोजिशन लेवी में एक लिस्ट है, सर्विसेज की लिस्ट दी गई है कि इन सर्विसेज को अगर कोई दे रहा है तो उस केस में आरसीएम में सर्विस लेने वाला ही टैक्स पे कर देगा सरकार को जीएसटी। तो वो भी पहला इसी में से है। सेकंड, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल। अगर कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किसी इंडिविजुअल को तो कौन है जीएसटी के लिए लायबल। सी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट रेंट का सर्विस दे रही है किसी बिजनेस एंटिटी को। तो तीन केसेज हैं, तीनों में आपको जवाब देना है। ए, सिंस जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस को सर्विस दे, ठीक है, तो बिजनेस रिवर्स चार्ज के अंदर बिजनेस एंटिटी जीएसटी पे करेगी, मतलब ट्रिब्यूनल पे नहीं करेगी सरकार को जीएसटी। तभी तो ये रिवर्स चार्ज में जो सर्विस ले रहा है उसी को जीएसटी देना है। इन द गिवन केस जीएसटी इज पेबल बाय द बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस एंटिटी ही जीएसटी पे करेगा। नाउ बी, जीएसटी ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा किसी कंपनी को दिया जा रहा है, किसी पार्टनरशिप फर्म को दिया जा रहा है, तो ये कंपनी और पार्टनरशिप फर्म रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी। सिंस इन द गिवन केस ये जो स्पॉन्सरशिप है वो किसी इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, इंडिविजुअल तो ना ही वो बॉडी कॉर्पोरेट है और ना ही पार्टनरशिप फर्म है, तो जब इंडिविजुअल को स्पॉन्सरशिप सर्विस दी जा रही है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज प्रोविजन विल नॉट बी अट्रैक्टेड, तो इसमें रिवर्स चार्ज प्रोविजन नहीं आएगा। नाउ जीएसटी इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो इसमें जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में पे किया जाएगा बाय द सप्लायर कंपनी। तो कंपनी ये सर्विस दे रही है ना, तो कंपनी ही फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगी। Now C, GST on services supplied by central government, state government, union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under CGST Act is payable under reverse charge। अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी के बंदे अगर रेंटिंग का सर्विस दे रहे हैं किसी ऐसे पर्सन को जो किसी जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज में पे किया जाएगा जीएसटी। तो अब देखो, इन द गिवन केस रिवर्स चार्ज में जो बिजनेस एंटिटी जिसको रेंट पे दिया है, जिसको सरकार रेंट की सर्विस दे रही है, जिस बिजनेस को दे रही है, तो बिजनेस एंटिटी ही रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विवेक गोयल, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक विवेक गोयल हैं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं of A2Z प्राइवेट लिमिटेड। A2Z प्राइवेट लिमिटेड के हैज रिसीव्ड सिटिंग फी अमाउंटिंग टू ₹1 लाख फ्रॉम A2Z प्राइवेट लिमिटेड। वो 1 लाख रुपए सिटिंग फी रिसीव कर रहे हैं A2Z प्राइवेट लिमिटेड से बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस। अभी जो डायरेक्टर की जो सर्विस है, डायरेक्टर जो सर्विस दे रहा है उस कंपनी को और उसके बदले 1 लाख रुपए ले रहा है वो डायरेक्टर, तो इस पे जीएसटी कौन पे करेगा। क्या वो डायरेक्टर देगा या फिर कंपनी आरसीएम में पे करेगी। तो देखो, जीएसटी
GST on supply of services by director of a company to the said company located in taxable territory is payable on reverse charge basis। डायरेक्टर जो सर्विस दे रहा है ना कंपनी को, तो कंपनी रिवर्स चार्ज में सर्विस लेने वाली है, इसमें सर्विस मिल रही है कंपनी को, लेकिन अब सर्विस रेसिपिएंट ही रिवर्स चार्ज में इस पर टैक्स जमा करेगी। इसका मतलब डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विस देती है तो रिवर्स चार्ज में कंपनी को टैक्स देना है। फॉरवर्ड चार्ज में डायरेक्टर खुद फीस के साथ GST कलेक्ट करके डायरेक्टर जमा कराने नहीं जाएगा। डायरेक्टर जिस कंपनी को सर्विस दे रहा है वो कंपनी खुद ही रिवर्स चार्ज में पे करेगी GST। देयरफॉर इन द गिवन केस पर्सन लायबल टू पे GST इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। जो पर्सन लायबल है GST के लिए वो है रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस, और रिसिपिएंट कौन है? A to Z प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3, रघु एसोसिएट्स प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू वीकेन क्रिकेट अकेडमी LLP। अब रघु एसोसिएट्स स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रही है वी विन क्रिकेट एकेडमी को। अब बताइए कौन टैक्स पे करेगा? अब देखो, अगर एक पर्सन किसी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप सर्विस देती है, तो जो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप ये सर्विस ले रही है उसी को रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ता है GST। तो इस केस में देखिए तो रघु एसोसिएट्स किसी पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट LLP भी तो बॉडी कॉर्पोरेट ही होती है, तो इसमें LLP को ही GST देने की जरूरत है रिवर्स चार्ज में। नाउ इन केस ऑफ सर्विसेज, थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, GST इज लायबल टू पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय सच बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो जो GST है वो रिवर्स चार्ज में पे किया जाएगा उस बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। फर्दर फॉर द रिवर्स चार्ज पर्पस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्ड, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कंपनी बनती है या पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में, और उसको भी तो पार्टनरशिप फॉर्म ही ट्रीट किया जाता है। तो देयरफॉर इन द गिवन केस WE विन क्रिकेट अकेडमी LLP इज लायबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज। तो LLP ही रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लीगल फी इज रिसीव्ड बाय सुश्रुत एंड एडवोकेट फ्रॉम मेसर्स तत्वा ट्रेडिंग कंपनी। लीगल फी रिसीव किया है सुश्रुत ने, एक एडवोकेट ने, फ्रॉम लीगल फी रिसीव्ड बाय सुश्रुत। अच्छा, सुश्रुत एक एडवोकेट है, उसने लीगल फी रिसीव किया है मेसर्स तत्वा ट्रेडिंग कंपनी से। वो जो कंपनी है वो इंगेज्ड इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एंड लोकेटेड इन महाराष्ट्र। वो टैक्सेबल सप्लाई करती है कंपनी और महाराष्ट्र में लोकेटेड है। उनका टर्नओवर 50 लाख है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। नाउ हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस? वैसे लीगल फी अगर एक एडवोकेट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे तो उस केस में भी बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी, एडवोकेट को नहीं जमा कराना होता है। GST on legal services supplied by an advocate Mr. Sushruत to any business entity। अगर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को जो कि बिजनेस टैक्सेबल टेरिटरी में रजिस्टर्ड है, इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो इसमें रिवर्स चार्ज बेसिस पे बिजनेस एंटिटी ही टैक्स पे करेगी। देयरफॉर इन द गिवन केस पर्सन लायबल टू पे GST इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। जो पर्सन लायबल है GST पे करने के लिए वो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है? तात्वा ट्रेडिंग कंपनी। तो तात्वा ट्रेडिंग कंपनी को GST देने की जरूरत है। ये सारे क्वेश्चंस रिवर्स चार्ज पे ही आ रहे हैं, तो रिवर्स चार्ज पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे GST इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। वो बताइए कि कौन सा पर्सन लायबल है GST पे करने का अलग अलग केसेस में। पहला, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी। एक इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी ही रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कर देगी। बी, सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर। कार डीलर क्या करते हैं? कार देते हैं लोगों को, अगर वो कार की पेमेंट कोई नहीं कराता है तो फिर वो रिकवरी एजेंट हायर करते हैं। रिकवरी एजेंट उस कार डीलर को सर्विस देते हैं लोगों से पैसे रिकवर करने के या कार रिकवर करने का। तो रिकवरी एजेंट कार डीलर को सर्विस दे रहा है, तो कार डीलर सर्विस लेने वाला बंदा है वही रिवर्स चार्ज में GST पे करेगा। ये सब रिवर्स चार्ज के एग्जांपल हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। सिक्योरिटी सर्विस में क्या होता है, वो लोग 10-12 सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं अपने पास और वो फिर सिक्योरिटी गार्ड अलग अलग बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं ये कंपनी। ना प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म, तो ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज एक पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड कर रही है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि टैक्स दे रहा है रेगुलर स्कीम। मतलब
सिक्योरिटी सर्विस देने वाला भी पार्टनरशिप फॉर्म है, वो भी रजिस्टर्ड बिजनेस है, और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ही, किसी कंपनी को, रजिस्टर्ड पर्सन को ही सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है। तो बताइए वो रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा या फिर ये सिक्योरिटी सर्विस वाला? देख लेते हैं तीनों के जवाब। तो पहले का जवाब क्या था? जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। जो जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाई, इंश्योरेंस एजेंट जो सर्विसेज दे रहा है किसी इंश्योरेंस बिजनेस को, तो इसमें जो इंश्योरेंस बिजनेस है वही टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज में। देयरफॉर इन द गिवन केस जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट। तो इस केस में जो जीएसटी है वो रिवर्स चार्ज में पे किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। नाउ बी, जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये जो रिकवरी एजेंट वाले जो भी काम कर रहे हैं, जिस या तो बैंक को सर्विस दे रहे हैं, नॉन बैंकिंग को दे रहे हैं, या किसी भी को भी दे रहे हो, ये रिवर्स चार्ज में वो बैंक या अदर कंपनी पे करेगी। हाउएवर सिंस इन द गिवन केस सर्विसेज आर बीइंग सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट और कार डीलर जीएसटी इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज बाय द सर्विस प्रोवाइडर रिकवरी एजेंट। ओके। इसमें एक पॉइंट है जिसे हमने मिस कर दिया कि जब रिकवरी एजेंट सर्विस दे रहा हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, तभी वो रिवर्स चार्ज में है। अब ये बंदा जो रिकवरी एजेंट है जो अपनी सर्विस दे रहा है वो एक कार डीलर को दे रहा है। वो कार डीलर ना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो ऐसे केस में ये रिवर्स चार्ज में नहीं जाएगा और ये फॉरवर्ड चार्ज में जो एजेंट है रिकवरी एजेंट वही टैक्स देगा। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं, ट्रिकी पॉइंट्स है, वो सब पढ़ते टाइम ही ध्यान देने वाली बात है। और जब हम बार बार इन सब चीज़ों को करते हैं, सुनते हैं, रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब जो है वो माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे, सी है जीएसटी ऑन सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस की दे रहा है किसी पार्टनरशिप फर्म को। देयरफॉर इन द गिवन केस जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रिसिपिएंट। तो इस केस में क्या है कि जीएसटी सर्विसेज दे रहे हो बाय किसी भी व्यक्ति द्वारा, प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट होता है ना सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाला, मतलब कंपनी होता, तब तो फॉरवर्ड चार्ज में चला जाता है ये। लेकिन ये जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाला पार्टनरशिप फर्म है, मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अदर देन कंपनी है, तो इसीलिए वो जिसको भी सर्विस दे रहा है तो वो सर्विस लेने वाला ही रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर देगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सुल्तान एंड सन्स अ पार्टनरशिप फर्म बेस्ड इन नागपुर महाराष्ट्र is a wholesaler of a taxable product P and product Q exempt by way of a notification only within the state of Maharashtra। सुल्तान एंड सन्स पार्टनरशिप फर्म है, नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही बिजनेस करते हैं। वो दो प्रोडक्ट में डील करते हैं, एक प्रोडक्ट है P जो उस पर टैक्स लगता है, एक प्रोडक्ट है Q जिस पर टैक्स नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, यही कहानी है इनका। जो इट्स एग्रीगेट टर्नओवर दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, पिछले साल में इनका एग्रीगेट टर्नओवर है 130 लाख, 1,30,00,000। इसका मतलब कि 1.5 करोड़ से तो कम है। इसका मतलब ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं इस साल में। द फर्म विशेज टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, हाँ भैया कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। हाउएवर इट्स अकाउंटेंट इज ऑफ द व्यू दैट अ पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स इज नॉट एलिजिबल फॉर द सेड स्कीम। बट उसका अकाउंटेंट ये कह रहा है कि जो पर्सन एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करता है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। बताइए वो अकाउंटेंट सही कह रहा है कि नोट एज्यूम दैट सुल्तान एंड सन्स इज नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10(2)(e। बता दिया कि जो सुल्तान एंड सन्स है वो नोटिफाइड गुड्स में डील नहीं करता। वो जो नोटिफाइड गुड्स है ना, तो पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, जिसके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता, वो ये बना भी नहीं रहा है। इसका मतलब ये ले सकता है। तो अब देख लेते हैं इसका जवाब। जिन्होंने पूरा पर वही सारी कहानी सुना दी कि भाई इनका जो टर्नओवर है पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम है, तो वो ले सकते हैं। बट उसी को लिखना कैसे? द व्यू टेकन बाय द अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट बोल रहा है सुल्तान एंड सन्स इज नॉट वैलिड इन लॉ, वो सही नहीं बोल रहा है। ए रजिस्टर्ड पर्सन विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़ इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम है, तो वो कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल है अंडर सेक्शन 10(1)(2) ऑफ द दिल्ली इन दिल्ली। फर्दर
सच पर्सन, वो छोड़ दो, ये दिल्ली नहीं है, वो महाराष्ट्र है। फर्दर, such person must not be engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this act and must not be engaged in any making under interstate outward supply or for being eligible to pay टैक्स अंडर सेडिस। वो लेकिन ये है कि वो बंदा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, गुड्स और सर्विसेज में जिस पे टैक्स नहीं लगता है, और साथ में वो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ना कर रहा हो। इन द गिवन केस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ, क्योंकि इंटर स्टेट करते ही कंपोजिशन स्कीम तो लगेगा ही नहीं, मतलब इंटर स्टेट वालों के लिए कंपोजिशन स्कीम है ही नहीं जो एक राज्य से दूसरे राज्य, फिर आप छोटे सप्लायर हो ही नहीं। नाउ इन द गिवन केस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सुल्तान इंसंस डज नॉट एक्सीड्स 1.5 करोड़। तो इस केस में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है पिछले फाइनेंस। फर्दर इट इज़ एंगेज इन मेकिंग ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई, और वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कर रहा है। प्रोडक्ट पी जो है वो टैक्सेबल है, प्रोडक्ट क्यू जो है वो सप्लाइड इट इज लेवियल टू टैक्स, वो भी उस पर भी टैक्स लगता है बट वो एग्जेम्प्टेड है नोटिफिकेशन से, क्योंकि नॉन टैक्सेबल नहीं है, ये टैक्सेबल है बट वो एग्जेम्प्टेड है। देयरफॉर इट इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, इसलिए वो कंपोजिशन लेवी ले सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ए पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 10, एक पर्सन कंपोजिशन स्कीम अवेल कर रहे हैं अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 10 इन हरियाणा ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर क्रॉसेस द टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। देखो वो बंदा पहले से है कि कंपोजिशन स्कीम में ले रहा है, तो आपको देखना ही नहीं है कि पिछले साल इसका टर्नओवर क्या था, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि बोल रहा है सवाल कि भाई ये वो कंपोजिशन स्कीम में है। अब ये करंट ईयर का जानना चाहते हैं। करंट ईयर में दिसंबर मंथ में उसने 1.5 करोड़ क्रॉस कर लिया लिमिट। व्हाट विल ही बी अलाउड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर द रिमेनिंग ऑफ द ईयर दैट इज टिल 31 मार्च? प्लीज एडवाइस, क्या वो दिसंबर के बाद भी कंपोजिशन स्कीम में ही टैक्स दे सकता है? भाई क्यों देगा भाई, दिसंबर में उसका 1.5 करोड़ क्रॉस हो रहा है, लिमिट तो 1.5 करोड़ तक ही है कंपोजिशन स्कीम लेने का, पिछले साल 1.5 करोड़ तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 1.5 करोड़ की लिमिट के पार कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, 1.5 करोड़ तक ही है कंपोजिशन स्कीम। तो ये जो आंसर है कि भाई 31 मार्च तक ले सकता है तो नहीं ले सकता है, तो आपको यही जवाब में लिखना है। नो, the option to pay tax under composition scheme lapses immediately from the day on which the aggregate turnover of the person availing composition scheme for goods during the financial year exceeds the specified limit 1.5 करोड़। भैया वो नहीं ले सकता है कंपोजिशन स्कीम, सिर्फ उसी दिन से नहीं ले सकता है जिस दिन उसने 1.5 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर दिया, उसी दिन से उसकी जो कंपोजिशन स्कीम वाली जो फैसिलिटी है वो लैप्स हो जाएगी, उसी दिन से जिस दिन से लिमिट क्रॉस कर। वंस ही क्रॉस द थ्रेशोल्ड, एक बार उसने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया, he is required to file an intimation for withdrawal from the scheme। जैसे उसने 1.5 करोड़ को क्रॉस कर लिया तो उसको एक इंटीमेशन फाइल करना है 7 दिन के अंदर अंदर डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंट को, और एवरी पर्सन हैज़ फर्निश सच एन इंटीमेशन में इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश एट द कॉमन पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली आपको इंटीमेशन फाइल करना है। उस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि मेरे पास इनपुट के स्टॉक्स कितने हैं, सेमी फिनिश के स्टॉक्स कितने हैं, फिनिश गुड्स के स्टॉक कितने हैं, और स्टॉक कितना है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, और 30 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे स्टॉक्स की भी डिटेल आपको बतानी है डिपार्टमेंट को। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या हम इसी वीडियो में 8, 9, 10, 11 भी डिस्कस कर लें? आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, और फिर इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।